हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये शुरू करेंगे। तो देखें आईयूपीएसी, देखो नॉमेनक्लेचर से दो टाइप का हो जाता है, कॉमन सिस्टम और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में तो क्या होता है कि भाई हर कंपाउंड का कुछ स्पेसिफिक नाम जो है वो रख दिया जाता है, ठीक है। तो वो हिस्टोरिकल रीजन से रखा गया। तो लेकिन आप समझ सकते हैं कि कॉमन सिस्टम जो है वो एक सिस्टमेटिक सिस्टम नहीं हो सकता है। तो सिस्टमेटिक सिस्टम क्या है? आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो हमारा सिस्टमेटिक सिस्टम है। सिस्टमेटिक सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड, अगर जैसे मान लो नया कंपाउंड डिस्कवर हुआ, उसका हमें नाम लिखना है तो हम आईयूपीएसी सिस्टम के हिसाब से उसका नाम हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमने नाम अगर लिख लिया तो फिर हम उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए देखो आईयूपीएसी सिस्टम को स्टडी करना ज़रूरी है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब जब जो भी क्वेश्चन आता है तो उसमें नाम लिखा होगा, जनरली आईयूपीएसी नाम लिखा होता है। तो जब आप नाम को आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आगे उसके बारे में कुछ बता पाओगे, ठीक है। तो देखो इसको हम समझें, आईयूपीएसी सिस्टम को समझें। तो देखो पहले तो हम जनरल नाम का क्या फॉर्मेट है, मतलब जो हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे उसका क्या फॉर्मेट है वो हम देखें। कुछ टर्म्स हम इसमें यूज कर रहे हैं। देखो ये हो जाता है, आईयूपीएसी नाम का ये फॉर्मेट है, ठीक है। लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। तो देखो अब ये है क्या, यहां से अगर हम देखें तो लोकेंट हमें क्या बताता है? वेयर सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड। सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कहां पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रीफिक्स हमें क्या बताता है? हमें प्रीफिक्स बताता है कि टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच है। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अभी सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है उसे अभी हम अलग से समझते हैं, ठीक है। तो देखो लोकेंट ने हमें क्या बताया कि सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच है कौन से कार्बन पे अटैच है। लोकेंट का मतलब समझोगे लोकेशन, ठीक है। तो ये क्या बताएगा? लोकेशन बताएगा। तो लोकेंट क्या होगा? नंबर होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से कोई नंबर होगा, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये हमें बता रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तो अब देखो क्या है, एक से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो जब हम नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे? हर सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेंट है वो उसके नाम से पहले लिखेंगे। मतलब लोकेंट प्लस प्रीफिक्स, लोकेंट प्लस प्रीफिक्स, ये सिस्टम हमें फॉलो करना है। कोई भी अगर हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं तो उससे पहले उसका लोकेंट बताना जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल से समझेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए ये मान ले कि जो भी हम प्रीफिक्स लगाते हैं उससे पहले क्या होगा? उसका लोकेंट लगाना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, प्रीफिक्स भी एक्चुअल में दो टाइप के हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम जो नाम का बेसिक फॉर्मेट है वो हम समझ रहे हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है? ये हमें बता रहा है पेरेंट चेन के बारे में। पेरेंट चेन मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है वो हमें वर्ड रूट से पता लगेगा। सफिक्स, सफिक्स देखो सफिक्स दो चीजें हमें बताता है, दो चीजें बताता है। एक तो टाइप ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन किस टाइप की है, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में बताता है, ठीक है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें बता रहा है, ठीक। तो देखो किसी भी नाम का ये पूरा फॉर्मेट हो जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हमें लिखना है तो इस फॉर्मेट में लिखना है, मतलब लोकेंट प्लस प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। अच्छा, सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे सफिक्स जो है ये एक्चुअल में क्या है? प्राइमरी प्लस सेकेंडरी है।
प्रीफिक्स भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इन सब चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है कि ये है क्या, ठीक है। तो देखो अब एक एक करके हम सारी चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले जैसे वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हमें क्या बता रहा है, वर्ड रूट हमें बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन है उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है वो वर्ड रूट से हमें पता लगेगा। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, हर नंबर के लिए एक वर्ड रूट डिसाइड कर लिया गया है। जैसे अगर 1 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट हो जाता है मिथ। 2 कार्बन है तो इनका वर्ड रूट हो जाता है इथ। 3 कार्बन है तो इनका वर्ड रूट हो जाता है प्रोप। इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम वर्ड रूट लिख सकते हैं। तो देखिए वर्ड रूट का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसमें वर्ड रूट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो वर्ड रूट के लिए हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेंगे। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, भी सारी चीजें एक एक करके आएगी। तो अभी तो हमने वर्ड रूट का मतलब समझा। अच्छा, अब नेक्स्ट अब आते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट में हम सफिक्स, वर्ड रूट में हमें क्या जोड़ना है, सफिक्स को जोड़ना है। तो सफिक्स जो है वो, जैसे हमने अभी बोला था कि सफिक्स जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के सफिक्स पॉसिबल है। तो अब दोनों का मतलब समझे। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बता रहा है, नेचर ऑफ कार्बन चेन के बारे में बता रहा है। नेचर ऑफ कार्बन चेन मतलब कार्बन की चेन जो है वो किस प्रकार की है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, देखो समझे से अब क्या है, जैसे मान लो कि अगर चेन ऐसी है जो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, कोई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो अगर सैचुरेटेड है तो जो ये सफिक्स होता है ये हो जाता है एन। ठीक है, सफिक्स हो गया एन। ठीक, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स हो जाएगा इन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा आयन। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है तो इसका हो जाएगा डाई इन। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही 2 अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डाई आयन। ठीक है, सिंपल। सबको 3 होंगी तो ट्राई इन, 4 होंगी तो टेट्रा इन, इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बता रहा है कि जो चेन है हमारी, जिसका हम जिस कंपाउंड का हम नाम लिख रहे हैं, उसकी जो चेन है वो किस टाइप की है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और अगर अनसैचुरेटेड भी है तो उसमें अनसैचुरेशन कितना है, मतलब डबल बॉन्ड कितनी है, ट्रिपल बॉन्ड कितनी है, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है। तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है, हम वर्ड रूट को क्या कर रहे हैं, वर्ड रूट को हम ऐड कर रहे हैं प्राइमरी सफिक्स से। ठीक है, वर्ड रूट को हम प्राइमरी सफिक्स से ऐड कर रहे हैं,
तो ये तो हमने लिखा कि वर्ड रूट प्लस सफिक्स, सफिक्स में भी दो है, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी, तो वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स को जोड़ना होगा और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना होगा। तो पहले तो हम ये देखें कि वर्ड रूट को प्राइमरी सफिक्स के साथ कैसे जोड़ेंगे। देखो समझे, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमने क्या लिखा। अब जब हम इसको किस तरीके से ऐड करेंगे उसके लिए हम ये देखें कि जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है क्या वो वोवेल से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो वाई जो है, केमिस्ट्री में वाई को भी हम इसी कैटेगरी में इंक्लूड कर लेते हैं, वोवेल की कैटेगरी में हम वाई को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सफिक्स इनसे शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, मतलब सीधे सीधे जोड़ के लिख देंगे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, मतलब ए ई आई ओ यू वाई इनसे अगर नहीं शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा हमें ए लगाना होगा, किसमें, वर्ड रूट में। देखो एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। देखो जैसे सपोज करो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे ये CH3 इसका नाम हमें लिखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमने लिखा था इथ। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा कि एन। तो अब ये वोवेल से शुरू हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इथेन, ठीक है। अच्छा और चलो देखें, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गया, इथ, 2 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड आ गई तो ये इन हो गया, तो इसको हम बोल देंगे इथीन, ठीक है। और चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, 3 कार्बन हो गए, तो 3 कार्बन हो गए तो हमने बोल दिया प्रोप, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने बोला आयन, ठीक है। तो वाई से शुरू हो रहा है, डायरेक्टली ऐड कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करना, तो ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीज है यहां तक। अब सपोज करो इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो देखो क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, वर्ड रूट, प्लस 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हमने सफिक्स क्या लिखा, डाईइन। अब देखो ये क्या है, वोवेल से शुरू नहीं हो रहा है, तो वोवेल से अगर शुरू नहीं हो रहा है तो हमने क्या लिखा कि एक एक्स्ट्रा ए को हम ऐड करेंगे, किसमें, वर्ड रूट में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपा डाईइन। देखो प्रोप डाईइन नहीं बोलेंगे, इसे प्रोपा डाईइन बोलेंगे। बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बस ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अगर जो प्राइमरी सफिक्स है वो अगर वोवेल से शुरू नहीं हो रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा ए को ऐड करना पड़ रहा है, किसमें, वर्ड रूट में, ठीक है। तो ये चीज यहां तक क्लियर होगी। अभी देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम
हर टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी तो क्योंकि अभी हमारा जो पर्पस है वो सिर्फ एक फेमिलियरिटी है कि IUPAC नाम का फॉर्मेट क्या है, हम सिर्फ उसे समझना चाह रहे हैं। उसके बाद जब सारे रूल समझ लेंगे फिर तो हम जिसका नाम लिखना चाहें उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सफिक्स वाला पार्ट, हो गया प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब सेकेंडरी सफिक्स हमने क्या लिखा कि दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स देखें क्या है। सेकेंडरी सफिक्स ये क्या है, इट रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब है क्या कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जो कल हमने डिस्कस किए थे, तो हर फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या है, एक सफिक्स असाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो वही उसका सेकेंडरी सफिक्स होगा, ठीक है। देखो समझ, कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम सिर्फ समझने के लिए कुछ अभी एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी डिटेल में सारे फंक्शनल ग्रुप वो तो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल हमने क्या बोला था, OH ये होता है, तो इसका जो सफिक्स है ऑल ये हो जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड है, CHO था, तो इसका सफिक्स हो जाता है ALL, ये OL ऑल, ये ALL। कीटोन है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O, तो ये हो जाता है ओन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH, तो ये हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। फिर एक होता है साइनाइड, साइनाइड क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे साइनाइड बोलते हैं। ये कल हमने नहीं लिखा था, इसका सफिक्स हो जाता है नाइट्राइल, ठीक है। और एक और चलो लिख लेते हैं, थायोल, थायोल क्या है, SH, इसका सफिक्स थायोल है, ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जांपल अभी बस देखे, ठीक है। तो बाकी डिटेल में तो एग्जांपल हमें सारे देखने, सारे फंक्शनल ग्रुप। अभी हम सिर्फ अपना फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सारे एग्जांपल लिखे, सिर्फ कुछ एग्जांपल लिख लिए, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स किसके साथ जुड़ेगा, प्राइमरी सफिक्स के साथ जुड़ेगा। हमने क्या बोला, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो अब प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को हमें किस तरीके से जोड़ना है, तो उसके लिए देखो तरीका समझे। देखो इसके लिए भी देखो वही वॉवल वाला क्राइटेरिया है। क्या है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स जो है वो वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल ई जो है वो प्राइमरी सफिक्स का, देखो जितने भी प्राइमरी सफिक्स थे सबके टर्मिनल पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो टर्मिनल ई को जो है वो हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसे रिटेन करेंगे, ठीक है। देखो अब ये भी एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। देखो जैसे सपोज करो, सिंपल से हम एग्जाम्पल लेकर रहे हैं, जैसे मान लो ये है CH3CH2OH, इसका हमें नाम लिखना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, वर्ड रूट 2 कार्बन है तो इथ, प्लस कोई अनसैचुरेशन नहीं है, मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, प्लस OH, OH के लिए हमने क्या बोला, एल्कोहल, तो एल्कोहल मतलब सफिक्स क्या है, ऑल, तो ऑल।
अब ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका जो ई है इसे हटा देंगे। तो इसे हमने हटा दिया तो क्या हो गया, इथेनॉल। बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। और चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है, अब इसका नाम हमें लिखना है, तो 3 कार्बन हो गए तो प्रोप, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें, जो कार्बन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनके कार्बन एटम को भी हम चेन का पार्ट ही मान के चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं हमें करना है कि हम ये बोले कि COOH फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन तो इसका है तो हम 2 कार्बन ले, नहीं, ये तरीका गलत हो जाएगा। IUPAC में सिस्टम ये है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप भी है तो उस कार्बन को भी हम चेन का पार्ट ही मानेंगे। तो 1 2 3 3 की चेन हो गई प्रोप। कोई अनसैचुरेशन नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है मतलब चेन में, ये तो फंक्शनल ग्रुप का अनसैचुरेशन है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम चेन में अनसैचुरेशन की बात करते हैं। तो प्रोप प्लस एन प्लस COOH है तो COOH के लिए क्या है, ओइक एसिड। अब देखो फिर से ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो वॉवेल से शुरू हो रहा है तो ये जो ई है ये हम ड्रॉप कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। देखो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इन्हीं का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे, जैसे इधर हमने क्या किया था, हमने एक एक्स्ट्रा ऐड किया था, कहाँ पे ड्रॉप करना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन तो छोटी छोटी चीजों को लेके ही ज्यादा पूछे जाते हैं। एक और चीज देखो, थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे हम अगर अपने एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम पूछे जाते हो। जैसे आप बुक्स वगैरह करेंगे या कोई भी और मटेरियल करेंगे, देखोगे उसमें नाम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं और फिर उनका नाम लिखने का तरीका बताया जाता है, पूछा जाता है। लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन है उसमें देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। तो मतलब ये चीज़ आपको इसलिए पहले बताई जा रही है कि ये कोशिश ना करें कि IUPAC नोमेनक्लेचर में बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत हाई फाई क्वेश्चन करने की कोशिश करें। वो कर सकते हैं, सिर्फ अपने कहना चाहिए अपने मजे के लिए कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई जरूरी नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन IUPAC को लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जनरली देखोगे क्वेश्चन आ जाता है, हर साल तो नहीं आता लेकिन हर दूसरे साल देखोगे एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बिल्कुल बेसिक रूल को लेके पूछे जाते हैं, जो बेसिक रूल है बिल्कुल बेसिक, जैसे ये सब जो चीजें हम बात कर रहे हैं, किसका क्या सफिक्स है, किसका क्या प्रीफिक्स है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो क्या करेंगे, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल बेसिक रूल को लेके क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दे दिया जाए और उसको बोला जाए कि उसका नाम लिखो, ठीक है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि आप उस टाइप के क्वेश्चन ना करें, ठीक है, क्योंकि देखो बुक्स में देखोगे बहुत अजीबोगरीब स्ट्रक्चर दे दिए जाते हैं, उनका नाम लिखा जाता है, तो वो ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन वो हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से जो है वो कोई जरूरी नहीं है। हमें ध्यान किस पे रखना है, बिल्कुल बेसिक्स वाली जो चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान रखना है और उनका यूज करके हम नाम जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड हमें एग्जाम्पल इसमें नहीं करने हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ये वाली, ठीक है, चलो और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो CH3CH2CN, ठीक है, साइनाइड है, 3 कार्बन हो गए तो प्रोप हो गया, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन हो गया, प्लस CN के लिए हमने क्या लिखा, नाइट्राइल। अब ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, तो ये वॉवल से शुरू नहीं हो रहा, हमने क्या लिखा कि अगर वॉवल से शुरू नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ई को रिटेन करते हैं। तो इसमें तो हमें सीधे सीधे ऐड कर देना है प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। और देखो एग्जांपल जैसे ये है, तो इथ प्लस एन प्लस थायोल, ये भी वॉवल से शुरू नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे इथेन थाईऑल, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हमें ऐड करना है। तो ये तो देखो हो गई सफिक्स की बात, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सफिक्स। अब हम आते हैं प्रीफिक्स पे। तो प्रीफिक्स जैसे हमने बोला था कि प्रीफिक्स भी एक्चुअल में 2 टाइप के हो जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है
ये क्या है? It is used to distinguish cyclic and acyclic compound. तो इसमें साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है और ये फिक्स है, जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो एक ही है, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो ऐड कर दिया जाता है। तो देखो चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो इसका हमें नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो वर्ड रूट हो गया ब्यूट। ठीक है, प्लस सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। लेकिन ये तो ब्यूटेन नहीं होता, हमें ये नाम लिखना है तो हमें मॉलिक्यूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देनी है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन भी तो देनी होगी कि ये कैसा है, साइक्लिक है। तो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए इसके आगे हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स लगा देंगे साइक्लो। अब सबको जोड़ दें तो क्या नाम हो गया? साइक्लोब्यूटेन। बात सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ एक ही है, साइक्लो। कहाँ पे लगाते हैं? जो साइक्लिक कंपाउंड है उनके लिए लगाते हैं। तो क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि भाई जो हमारा कंपाउंड है वो कैसा है, साइक्लिक है या असाइक्लिक है। ठीक, तो ये तो हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखोगे इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे पूरा नाम जब आप लिखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो ही लगाने पड़ेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में कौन आ जाता है? सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में मेनली क्या आ जाते हैं? एल्काइल ग्रुप्स, मेनली एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप्स हैं, और भी कुछ है जो प्रीफिक्स में आते हैं। हेलोजन, एल्कोक्सी, इन सब का क्या मतलब है ये हम लिखेंगे। अभी तो हम लिस्ट बना रहे हैं। एल्कोक्सी, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ऑल फंक्शनल ग्रुप अदर देन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी सभी। तो अब इसका क्या मतलब है उसको लेके अभी परेशान ना हो, वो सब आएगा, चिंता मत करें, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस ये मान लो कि चलो हम एल्काइल ग्रुप के ऊपर फोकस करें, बाकी सब क्या है वो अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। तो अभी तो हम सिर्फ एल्काइल ग्रुप के ऊपर फोकस करें। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जैसे हमने क्या लिखा कि एल्काइल ग्रुप इसमें आएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप के बारे में जानना अब यहाँ पे जरूरी हो गया है कि एल्काइल ग्रुप है क्या। तो देखिए एल्काइल ग्रुप है क्या। तो एल्काइल ग्रुप की जैसे डेफिनेशन हमने लिखी थी, एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया। एल्केन में एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया तो जो बचता है उसे हम एल्काइल बोल देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप
का मतलब जैसे हमने बोला कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचता है उसे हम बोल रहे हैं एल्काइल, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है, जो एल्केन है, उसमें हम क्या करें, एक कार्बन की वैलेंसी को फ्री कर दें। तो एक कार्बन की वैलेंसी को फ्री कर दें या हम उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दें, एक ही बात है। तो जो बचता है उसे हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। तो नाम लिखने का क्या तरीका है एल्काइल का, जैसे एल्केन है, इसमें से हम एन को माइनस करें और प्लस YL, ये है, ठीक है। तो क्या जो बचेगा उसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन किया था, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन किया था, ऐसे ही डिग्री ऑफ एल्काइल भी हम डिफाइन कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एल्काइल। तो डिग्री ऑफ एल्काइल मतलब जैसे प्राइमरी एल्काइल, प्राइमरी एल्काइल मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, ठीक है। मतलब जो हमने हाइड्रोजन हटाया है, जैसे एल्काइल बनाने के लिए हमने क्या बोला कि एल्कीन से एक H को हटाया, तो अगर वो जो H हटाया है अगर वो प्राइमरी कार्बन से हटाया है तो वो उसे प्राइमरी एल्काइल बोलेंगे। या फिर हम ऐसे बोले कि जिस कार्बन की वैलेंसी को हमने फ्री छोड़ा है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। ऐसे ही सेकेंडरी एल्काइल हो गया, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। ऐसे ही टर्शरी एल्काइल हो गया, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्शरी कार्बन, ठीक है। क्वाटनरी कार्बन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वाटनरी कार्बन अगर है तो उससे तो एल्काइल बनाया ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें तो एक वैलेंसी को फ्री छोड़ना है ना, तो अगर क्वाटनरी कार्बन है तो उसकी वैलेंसी को फ्री छोड़ा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सिर्फ ये 3 टाइप के एल्काइल पॉसिबल है। देखो जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ये कुछ मैं लिख रहा हूं और आप इन्हें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये कौन से एल्काइल ग्रुप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, सभी एल्काइल ग्रुप है, एल्केन में से एक H हमने हटाया है, ठीक है। तो जैसे या जो वैलेंसी वाली बात हमने बोली थी, इस कार्बन की 3 ही बॉन्ड बन रही है, एक वैलेंसी को हमने फ्री छोड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे इसमें इस कार्बन की वैलेंसी को फ्री छोड़ा हुआ है, इसमें इस कार्बन की, इसमें इस कार्बन की और इसमें इस कार्बन की। तो ये सभी क्या हो गए, ये एल्काइल ग्रुप हो गए। तो अब अगर हमें इन्हें कैटेगराइज करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किस टाइप के हैं, तो हम ये देखें, हमें बाकी किसी और कार्बन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस कार्बन से मतलब है जिसकी वैलेंसी को हमने फ्री छोड़ा हुआ है, यानी कि जिससे हाइड्रोजन हटाया हुआ है। तो इसमें देखो क्या है, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, तो ये हम बोलेंगे दिस इज प्राइमरी। ऐसे ही इसमें देखें, इसमें क्या है, इस कार्बन की वैलेंसी को फ्री छोड़ा हुआ, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी है, क्योंकि एक और से अटैच है, तो ये भी प्राइमरी। देखो बाकी और कार्बन भी होंगे, अब वो कार्बन किस प्रकार से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसी कार्बन से मतलब है जिसकी हमने वैलेंसी को फ्री छोड़ा है। ऐसे ही इसमें देखो, ये कैसा है, इस कार्बन की वैलेंसी को फ्री छोड़ा है, ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, क्योंकि 2 और से अटैच है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हो गया। ये कैसा हो गया, प्राइमरी एल्काइल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये कार्बन की वैलेंसी को हमने फ्री छोड़ा है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्शरी, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी, टर्शरी क्यों, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी को फ्री छोड़ा है, ये कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो टर्शरी कार्बन हो गया, तो टर्शरी एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा कि एल्काइल ग्रुप है क्या, ठीक है। चलो कुछ और चीजें हम इसमें समझते हैं, इनका नाम कैसे लिखना है वो देखें। तो जैसे सपोज करो जैसे मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन से अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें तो हमने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन हटाना है, तो इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बचेगा, CH3। तो CH3 का नाम अगर हम लिखेंगे तो हम ये वाला तरीका यूज करें, हमने क्या बोला, मीथेन में से एन को माइनस करें प्लस YL, ठीक है। तो एन माइनस हो गया प्लस YL, क्या बचा, मिथाइल। तो इसे CH3 इसे बोल दिया जाएगा मिथाइल, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अब इथेन से देखें। अब इथेन में देखो क्या है, 2 कार्बन है,
तो 2 कार्बन है तो हम हाइड्रोजन किसी से भी हटा सकते हैं। अब दोनों में से किसी से भी हटाए, देखोगे एल्काइल ग्रुप एक ही बनना है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, CH3CH2, तो ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अच्छा, डाउट है तो चलो फिर से समझ लेते हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये है, जैसे इथेन ये है, ठीक है। तो अब 2 कार्बन है, इससे भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, इससे भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो इन दोनों में से किसी से भी हटाएंगे तो बनेगा तो ये, ठीक है ना। तो इथाइल हम बोलेंगे एक ही है। और चलो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया अब ये प्रोपेन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन तो बहुत सारे हैं, मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन से ही हाइड्रोजन है। तो इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C, ठीक है। तो अब अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, H जो रिमूव किया वो A वाला रिमूव किया, या फिर H जो है वो C वाला रिमूव किया। हम इसको रिमूव करें या इसको रिमूव करें, बनना एक ही है, CH3 CH2 CH2। बात सबको समझ में आ रही है। चाहे तो इससे भी निकाल के देख लो, इससे भी निकाल के देख लो, देखोगे यही बनेगा, ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये B वाले को हटाएं, तो B वाले को हटाएंगे तो ये बनेगा CH3CH3। तो दोनों ही प्रोपाइल है, क्योंकि दोनों ही प्रोपेन से बने हैं। प्रोपेन से बनने का मतलब दोनों ही प्रोपेन से हाइड्रोजन निकालने पे बने हैं, तो हम दोनों को ही प्रोपाइल बोलेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो इसको और इसको दोनों को हमें बोलना तो प्रोपाइल है, लेकिन अब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको बोल दिया जाता है एन प्रोपाइल और इसको बोल दिया जाता है आइसो प्रोपाइल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम नए टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एन और आइसो, ये हमने नए प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किए। तो इनका मतलब क्या है, देखो समझते हैं। देखो वैसे IUPAC सिस्टम में एन आइसो का यूज जो है वो वैसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। लेकिन खैर इनका मतलब तो जरूर पता होना चाहिए कि एन क्या है, आइसो क्या है। तो देखो ये चीज़ तो सबको समझ में आ रही होगी कि प्रोपाइल कितने पॉसिबल हो गए, 2 पॉसिबल हो गए, ठीक है। अब एन का मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी भी, जैसे एल्केन के आगे भी हम एन लगा सकते हैं, एल्काइल के आगे भी एन लगा सकते हैं। एन मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज करो हमने लिखा है एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया कि ब्यूटेन कौन सा है, जिसमें चारों कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। अगर हमने लिखा कि मान लो एन पेंटेन लिखा, तो एन पेंटेन का मतलब 5 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। एन हेक्सेन लिखा तो 6 कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है। तो किसी भी एल्काइल ग्रुप के आगे या किसी भी एल्केन के आगे अगर हम एन लगाते हैं तो मतलब वो हो जाता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही है। तो जैसे एन ब्यूटेन हम लिखेंगे तो ये हो गया, ठीक है। तो एन का मतलब तो ये हो जाता है। दूसरा फिर हमने लिखा आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है, देखो ये वाली यूनिट को हम बोलते हैं आइसो, ठीक है। या हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि आइसो का मतलब क्या हो गया कि 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट कार्बन से क्या है, एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, Me मतलब मिथाइल ग्रुप। तो सेकेंड लास्ट कार्बन से एक अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम बोल देते हैं आइसो, ठीक है। तो चाहे वो एल्केन हो या एल्काइल हो, तो इसे हमने बोल दिया आइसो प्रोपाइल, ठीक है। बात सबको समझ में आ रही होगी, आइसो का मतलब क्या है। तो जैसे आइसो का मतलब नहीं समझा, जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, आइसोब्यूटेन। ये कॉमन नेम है। देखो IUPAC में तो आइसो नहीं यूज किया जाता है, कॉमन नेम की बात करें तो इसे आइसोब्यूटेन बोल देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से
अगर ये है तो इसे बोल देंगे आइसोपेंटेन। बात सबको समझ में आ रही होगी। तो आइसो क्या है, ठीक है। इसी तरीके का देखो एक और सिस्टम हो जाता है, जैसे एन हुआ, आइसो हुआ, एक तीसरा और सिस्टम हो जाता है। तीसरा सिस्टम और हो जाता है जिसे बोलते हैं नियो। नियो का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है, ठीक है। तो इस यूनिट को नियो बोला जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप आर अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन, ठीक है। सेकेंड लास्ट कार्बन से क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ये है, तो देखो अब हम ये वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोल देंगे दिस इज नियोपेंटेन। कॉमन नेम इसका नियोपेंटेन हो जाता है। आईयूपीसी नाम तो हम लिखेंगे। और देखें जैसे ये है, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है, तो इसे बोल दिया जाएगा नियोहेक्सेन, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा होगा। देखो ये ऐसी चीज है जिसमें डाउट होता है आइसो नियो इसको लेके, तो वो हमने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एल्काइल ग्रुप की, ठीक है। तो मीथेन मतलब मिथाइल हमने देखा एक पॉसिबल है, इथाइल हमने देखा एक पॉसिबल है, प्रोपाइल हमने देखा कि 2 पॉसिबल है। अब क्या करें, वीडियो को पॉज करें और ये देखें कि हाउ मेनी ब्यूटाइल ग्रुप्स आर पॉसिबल। वीडियो को पॉज करके ड्रॉ करें जरा, हाउ मेनी ब्यूटाइल ग्रुप्स आर पॉसिबल। करो जरा इसे। अपने आप करें, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। शुरू में जब हम चीज़ों को सीखते हैं नई चीज़ को, तो टाइम का फैक्टर या टाइम का प्रेशर हमें नहीं रखना चाहिए। जब एक बार चीज़ें क्लियर हो जाती है तो स्पीड हमारी अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। जब पहले दिन से अगर आप स्पीड के बारे में सोचेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखें, कर लिया होगा आपने, देखो समझे कितने पॉसिबल हैं। तो जैसे हमने ब्यूटेन बनाया, तो आप में से ज़्यादातर का जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, ठीक है। समझते हैं, देखो 2 होगा या नहीं होगा या उससे ज़्यादा होगा। देखो जैसे ये है, अब इसमें देखो क्या है, ये हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं। दोनों एक जैसे का मतलब इन दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन हटाएं, तो इसे बोल दिया ए, इसे बोल दिया ए, ठीक है। और इसे बोल दिया बी और इसे बोल दिया बी, ये दोनों एक जैसे हैं। तो हमने क्या किया, -HA या -HA, मतलब चलो एक ही है वो तो, ठीक है। तो HA अगर माइनस किया तो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब HB को माइनस करें, तो ये बन गया। दोनों ब्यूटाइल है, ठीक। क्या नाम है वो अभी हम देखते हैं, लेकिन पहले हम ब्यूटाइल की तो बात करें कि ब्यूटाइल कितने पॉसिबल है। जैसे ये 2 तो पॉसिबल है, ये 2 तो सब लोगों ने, आप लोगों ने बना लिए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और सोचें, और भी पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, ये भी तो ब्यूटेन है भाई, ये भी तो ब्यूटेन ही है, तो इससे भी तो पॉसिबल है। ये भी तो ब्यूटेन है, तो हम ये वाला हाइड्रोजन हटाएं या ये वाला हाइड्रोजन हटाएं, इसे बोल दिया सी, इसे बोल दिया डी। अब ये तीनों एक जैसे हैं और ये भी, तो इन तीनों में से किसी भी कार्बन से H हटाए, एक ही बनेगा। तो 2 पॉसिबल हो गए, ठीक है, 2 और हो गए, तो -HC, ये हो गया, और फिर -HD, ये हो गया, ठीक है। तो
4 हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि हाउ मेनी ब्यूटाइल ग्रुप आर पॉसिबल, 4 ब्यूटाइल ग्रुप आर पॉसिबल। अब चारों का नाम हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया एन ब्यूटाइल। अब ये ध्यान रखना है, ये हम कॉमन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एन ब्यूटाइल हो गया, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल और इसे बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। नाम लिखने के पीछे क्या लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। ये एन ब्यूटाइल है, ठीक है। इसे प्राइमरी ब्यूटाइल नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइमरी ब्यूटाइल तो फिर ये भी हो जाता, मतलब है तो प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन इसे प्राइमरी ब्यूटाइल नहीं हम नाम देंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा इसको लेके, ठीक है। और वैसे भी हमने एक सिंपल सिस्टम बना लिया कि सारे स्ट्रेट चेन में है तो हम एन लगा देते हैं, तो ये एन ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अब बोल सकते हो कि इसे हम आइसोब्यूटाइल क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो देखो आइसोब्यूटाइल ये है क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और वैसे भी देखो कॉमन सिस्टम है तो कॉमन सिस्टम में लॉजिक बहुत ज़्यादा नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है। वो तो कॉमन सिस्टम का मतलब भी है, वो तो हमें याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं, इसे आइसोब्यूटाइल बोल रहे हैं, इसे टर्शरी ब्यूटाइल। अब ये नाम जो है वो याद होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखो जैसे ऐसे समझो, मतलब हम इन जनरल बात कर रहे हैं, जैसे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, जब क्वेश्चंस करते हैं तो ये लिख दिया जाता है कि भाई आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आप क्या लिखेंगे, तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप में हम OH को अटैच कर दे। ऐसे ही अगर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना होगा तो इधर मान लो टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन हमें बोला जाता है, तो यहाँ पे NH2। तरीका सबको समझ में आ रही है, कॉमन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सबको समझ में आना चाहिए। एन ब्यूटाइल अमाइन, तो एन ब्यूटाइल अमाइन तो 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, इधर NH2, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देखें, जैसे मान लो हमें बोला जा रहा है कि नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये क्या होगा, तो पहले तो नियोपेंटेन बनाए, नियोपेंटेन ये हमने बनाया था, तो नियोपेंटाइल ये जो ग्रुप है ये क्या हो गया, ये नियोपेंटाइल ग्रुप हो गया। सबको समझ में आ रहा होगा। अब अगर नियोपेंटाइल क्लोराइड बोला जा रहा है तो इधर Cl लगा देंगे, नियोपेंटाइल अल्कोहल बोला जाएगा तो इधर OH लगा देंगे, नियोपेंटाइल अमाइन बोला जाएगा तो इधर NH2। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है, ठीक है। तो इसलिए ये आइडेंटिफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इस टाइप के केसेस में कॉमन नाम का यूज, कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज कम्पेयर टू IUPAC। तो ये सब जो है नियो, ये सब आइसो, ये सब कॉमन सिस्टम हो जाता है, उसमें ये सब, तो इसमें देखो कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आइसो क्या है, नियो क्या है, एन क्या है, ठीक। तो ये तो देखो आज हमने कुछ कॉमन चीज़ें जो है वो नोमेनक्लेचर की, या कहीं कि नोमेनक्लेचर के बेसिक्स जो है वो डिस्कस किए। अभी तक हमें नोमेनक्लेचर के रूल्स हमने नहीं देखे हैं, ठीक है। अभी तो हमने बस क्या नोमेनक्लेचर, नाम का क्या फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में नाम लिखना है वो हमने देखा है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम अब यही चीज़ करेंगे कि नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब रूल्स क्या है जिसके बेसिस पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं, और फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन के, या जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम कैसे लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे विद एग्जाम्पल। तब तक जो है ये जो आज जो पढ़ाया है उसको क्लियर कर ले। जैसे कई बार चीज़ बोली जा चुकी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेन है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉब्लम छोड़ देंगे तो फिर वो आगे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो कल की क्लास से पहले जो है वो ये आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि जो आज बताया है कि प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स कैसे जोड़ते हैं, ये सब अच्छे तरीके से क्लियर है।